हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैकबेंचर्स। आज हम नया सब्जेक्ट एक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सोयल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। इसको अल्टरनेट वर्ड्स में अगर आप देखोगे तो इसको बोला जाता है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम लिख रहा हूं मैं यहां पर, दैट इज जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, या फिर आप इस सब्जेक्ट को क्या बोल सकते हो, सोयल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम इसके अंदर वेरियस जो भी एग्जाम है, जितने भी हमारे एग्जाम होते हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम, उसके अंदर इसका वेटेज क्या रहता है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, अगर मैं बात करता हूं वेरियस जो हमारे पास मेजरली जो 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्स होते हैं उनकी अगर हम बात करें, जैसे फर्स्ट वन अगर ईएससी की बात करते हैं तो ईएससी एग्जाम के अंदर इसका वेटेज रहता है 40 to 50 मार्क्स का। कितना वेटेज रहता है? 40 to 50 मार्क्स का। एंड अगर इसकी गेट की बात करूं, गेट या आईपैड जो फर्स्ट टाइम होने वाला है, आईपैड जैसा एग्जाम जो कि गेट पैटर्न पे बेस्ड है, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये 12 to 15 मार्क्स का वेटेज रखता है। गेट की बात कर रहे हैं हम, गेट के अंदर अब तक हमने देखा है कि 12 to 15 मार्क्स का वेटेज रखता है। लास्ट 2 ईयर से अगर हम देखें तो ये जो है वेटेज वो ये 15 to 17 चला गया है। क्लियर है? और यही अगर मैं थर्ड एग्जाम एसएससी की बात करूं, एसएससी जेई की या वेरियस जो जेई एग्जाम्स है अगर उसकी बात करूं तो उसके अंदर इसी सब्जेक्ट का वेटेज जो चला जाता है, प्री के अंदर 8 to 10 मार्क्स का वेटेज रहता है एंड मेंस के अंदर इसका वेटेज कभी तो देखोगे, अगर लास्ट ईयर देखोगे तो लास्ट ईयर इसका 30-40 मार्क्स बैलेंस था, बट उससे प्रीवियस ईयर के पेपर्स में, प्रीवियस ईयर मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर में देखोगे तो यही वेटेज 90 मार्क्स का था। वैसे इसका जो जनरली वेटेज है वो 40 to 50 मार्क्स का रहता है। मैं आपको सोयल मैकेनिक्स के अंदर कंप्लीट सोयल की स्टडी करवाऊंगा और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हमें स्टडी करने होते हैं और कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखो, फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं एज वेल एज जो इंपॉर्टेंट होता है कि जिसके अंदर हमें पढ़ना रहता है। देखो क्या होता है कि सोयल की जो प्रॉपर्टीज है, सोयल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। देखो, एक तो जनरली आज तक हम सोयल देखते हैं, उनमें प्रॉपर्टीज देखी होगी, उनमें प्रॉपर्टीज के बारे में हम इतना ज्यादा नहीं पता, बट हाँ यहां पर जो सोयल की प्रॉपर्टीज जो पढ़ेंगे वो इंजीनियरिंग बेस्ड पर पढ़ेंगे। इंजीनियरिंग बेस्ड का मतलब कि सोयल के अंदर कितना वाटर कंटेंट है, कितने वॉइड रेशियो है, या कुछ इसकी इंडेक्स प्रॉपर्टीज क्या क्या है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे इसके अंदर अगर हम यहां लिखना चाहें तो हम यहां पर लिख सकते हैं वाटर कंटेंट हो गया, वॉइड रेशियो हो गया, पोरोसिटी हो गया, डेंसिटी इंडेक्स हो गया, इन सब के बारे में हम इनकी डिटेल स्टडी करेंगे। क्लियर है? अब इसके बाद में जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद में सोयल का क्लासिफिकेशन भी होता है। तो सोयल का क्लासिफिकेशन करेंगे कि सोयल किस टाइप की है, मतलब सोयल फाइन ग्रेन सोयल है, कोरस ग्रेन सोयल है। फाइन ग्रेन सोयल में ये सैंड में कंसीडर कब होगी, जब क्ले में कंसीडर कब होगी, और ऑर्गेनिक सोयल है, इनऑर्गेनिक सोयल है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। थर्ड टॉपिक, जब सोयल की प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके होते हैं, सोयल का क्लासिफिकेशन पढ़ चुके होते हैं, तो सोयल पर आने वाले वर्टिकल लोड की स्टडी करेंगे। और जब सोयल पर वर्टिकल लोड आता है तो उसकी जो स्टडी की जाती है, मतलब वर्टिकल लोड का जो इफेक्ट होगा वो कौन लेगा, सोयल के सॉलिड पार्टिकल्स लेंगे या सोयल के अंदर अवेलेबल वाटर लेगा, या फिर टोटल सोयल के ऊपर जो स्ट्रेस आता है उसकी स्टडी करेंगे, मतलब जो लोड उसके ऊपर आके डिस्ट्रीब्यूट होगा उसकी स्टडी करेंगे। तो उसके अंदर हम जो पढ़ते हैं उस स्ट्रेस को बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस। उसको क्या बोलते हैं? इफेक्टिव स्ट्रेस। और जो सोयल के ऊपर टोटल लोड आता है उसको कंसीडर किया जाता है टोटल स्ट्रेस। ये जब हम टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस की स्टडी पढ़ चुके होते हैं, मतलब वर्टिकल लोड की स्टडी पढ़ चुके होते हैं, तो इसके बाद हम सोयल के अंदर हम देखते हैं कि सोयल के अंदर जो वाटर को जो फ्लो करने की कैपेसिटी होती है या जो फ्लो करने की जो प्रॉपर्टी होती है, मतलब सोयल के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है पर्टिकुलर, उसमें से वाटर एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पास होने की जो प्रॉपर्टी होती है, दैट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है परमिएबिलिटी ऑफ सोयल, परमिएबिलिटी ऑफ सोयल। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, अब परमिएबिलिटी पढ़ चुके होते हैं तो देखो क्या होता है, सोयल के अंदर से पानी का कुछ लॉस भी होता है, मतलब सोयल में से जब पानी पास करेगा या फिर हम जिस लेयर में, मतलब हमारा क्या होता है, सोयल के अंदर पानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाएगा, उसमें कुछ पानी हमारा क्या हो जाता है, सीपेज के थ्रू लॉस होता है। तो हम सोयल के अंदर जो वाटर को जो फ्लोइंग प्रॉपर्टी है उसके अदर देन, जैसे सोयल में से पानी का जितना भी लॉस हो रहा है वो किसमें कंसिडर करेंगे हम, सीपेज में।
सीपेज ऑफ सोयल। ठीक है, उसके बाद सीपेज पढ़ने के बाद में हम पढ़ते हैं कि सोयल के अंदर से, मतलब सोयल का पर्टिकुलर एक सैंपल है या मिट्टी का जो एक सैंपल है उसमें से कितना वाटर एक्सपेल आउट कर सकते हो। कितना वाटर एक्सपेल आउट कर सकते हो मतलब कितना पानी बाहर निकलेगा जब उस पर एक कांस्टेंट लोड अप्लाई होगा, तो उसको हम पढ़ते हैं कंसोलिडेशन ऑफ सोयल में। उसको हम किस में पढ़ते हैं? कंसोलिडेशन ऑफ सोयल में हम उसकी स्टडी करते हैं। तो कंसोलिडेशन ऑफ सोयल पढ़ने के बाद में हम इसके ऊपर, जब हमारे पास वाटर एक्सपेल आउट हो गया तो उसके बाद इंटरग्रेनुलर फोर्स कितना अवेलेबल रहता है। इंटरग्रेनुलर फोर्स मतलब दो पार्टिकल्स के बीच में रेजिस्टेंस कितना अवेलेबल होगा जब उसके ऊपर लोड आएगा, उसकी स्टडी हम करेंगे शियर स्ट्रेंथ ऑफ सोयल में। उसकी स्टडी किसमें करेंगे? शियर स्ट्रेंथ ऑफ सोयल में। और शियर स्ट्रेंथ ऑफ सोयल में जब ये स्टडी कर लेते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं कि सोयल के ऊपर मतलब बार बार जब हम लोड लगाएंगे तो उसके बाद उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितना चेंजेस आता है। जैसे सोयल के ऊपर बार बार रिपीटेड लोड लगाने के कारण से उसके वॉल्यूम में कितना चेंज आता है। कंसोलिडेशन में क्या होता है कि कांस्टेंट लोड लगाने पर सोयल के वॉल्यूम में जो वाटर एक्सपेल आउट होता है तो उसमें कितना चेंजेस आता है। जबकि कॉम्पैक्शन में क्या होता है कि एयर का एक्सपेल्सन होता है, एयर के एक्सपेल्सन के कारण से कितना वॉल्यूम में चेंजेस आता है उसको बोलेंगे। और जिसमें यहां पर उस एयर के एक्सपेल्सन को क्या बोला जाता है? कॉम्पैक्शन ऑफ सोयल। यहां पर हम कॉम्पैक्शन ऑफ सोयल की स्टडी करने के बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो स्टडी करेंगे अर्थ प्रेशर थ्योरी। मतलब सोयल पर जरूरी तो नहीं है कि वर्टिकली लोड आए, वर्टिकली लोड आए तो उसके कोरस्पॉन्डिंग सोयल पर हॉरिजॉन्टल लोड आएगा और अलग अलग डेप्थ पर जब उसकी स्टडी की जाती है दैट इज नोन एज अर्थ प्रेशर थ्योरी, जिसके कोरस्पॉन्डिंग हम रैंकाइन की थ्योरी की स्टडी करेंगे, कूलॉम्स की थ्योरी की स्टडी करेंगे। अर्थ प्रेशर थ्योरी ये आपका 9 टॉपिक हो जाएगा। इसके बाद 10th टॉपिक। तो जब अर्थ प्रेशर थ्योरी पढ़ चुके होंगे उसके बाद हम देखेंगे कि सोयल अलग अलग स्लोप में अवेलेबल रहती है, मतलब वेरियस स्लोप अवेलेबल रहते हैं। तो उन स्लोप में सोयल की स्टेबिलिटी कैसी है, मतलब सोयल कितनी स्टेबल है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो यहां पर टॉपिक हो जाता है अपना स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स। स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स इसकी स्टडी करने के बाद में स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स की स्टडी करने के बाद में हम देखते हैं कि यहां पर जो फाउंडेशन है, मतलब इसके बाद में सोयल के ऊपर वर्टिकल लोड आ गया, हॉरिजॉन्टल लोड आ गया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें किस टाइप का स्ट्रक्चर बनाना है वहां पर हम उसकी स्टडी करेंगे। दैट इज नोन एज, यहां से आपका फाउंडेशन इंजीनियरिंग का पार्ट स्टार्ट होता है। यहां से हम फाउंडेशन इंजीनियरिंग के कुछ पार्ट की स्टडी करेंगे। फाउंडेशन इंजीनियरिंग यहां तक जो अभी तक हमने पढ़ा था, तो स्टार्टिंग से लेकर 10 तक के टॉपिक थे वो सोयल मैकेनिक्स में कंसीडर होते हैं। फाउंडेशन इंजीनियरिंग है जो 11th नंबर टॉपिक है, उसकी अगर हम स्टडी करेंगे तो यहां पर 2 टाइप के फाउंडेशन बनाए जाएंगे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट और प्रेजेंस ऑफ सोयल। जो सोयल का टाइप अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग यहां 2 टाइप के फाउंडेशन बनाए जाएंगे, दैट इज शैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन। शैलो और डीप दोनों की पढ़ेंगे। डीप फाउंडेशन इसके अंदर हम शैलो फाउंडेशन के डिफरेंट टाइप की स्टडी करेंगे, उनकी वेरियस थ्योरीज क्या क्या दी गई है और कितना लोड, ये अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी होती है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। डीप फाउंडेशन में जाएंगे तो हम पाइल की भी बात करेंगे, पाइल फाउंडेशन की भी बात करेंगे। पाइल फाउंडेशन में हम अंडररिम्ड पाइल की भी बात करेंगे और बल्क पाइल की भी बात करेंगे और जो फेंडर पाइल्स होती है उनकी भी बात करेंगे। मतलब जितने टाइप का पाइल फाउंडेशन होता है डीप में उसकी स्टडी करेंगे। उसके बाद ये दोनों टॉपिक क्या होते हैं फाउंडेशन इंजीनियरिंग में कंसिडर होते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स रह जाते हैं जिसमें जैसे प्रैक्टिकली आप साइट के ऊपर, प्रैक्टिकली जब आप देखते हो, एक्चुअली जब आप साइट पे जाओगे तो आपको सैंपल निकालना होता है किसी भी चीज की टेस्टिंग के लिए। मतलब सोइल की जो प्रॉपर्टीज है उसको स्टडी करने के लिए आपको सैंपल एक्सपेल आउट करना होता है और उसको हम कैसे एक्सपेल आउट करेंगे और किस टाइप से हमें उस सैंपल को निकालना चाहिए, दैट इज कॉल्ड सोइल एक्सप्लोरेशन। मतलब सोइल को एक्सप्लोर कैसे करना है, मतलब सोइल का जो सैंपल बाहर निकालना है वो हमें कैसे निकालना है, तो वो सोइल एक्सप्लोरेशन में कंसिडर होगा। इसके बाद में हमारे पास एक माइनर सा टॉपिक रह जाता है, दैट इज कॉल्ड क्ले मिनरोलॉजी। क्या हो जाएगा? क्ले मिनरोलॉजी। क्ले मिनरोलॉजी में क्या होता है, बहुत छोटा सा पार्ट है, कभी कभार इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्ले मिनरोलॉजी में जो क्ले की प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में स्टडी करेंगे, जैसे मोंटमोरेलोनाइट क्या होती है या फिर इलाइट, बेलाइट, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके बाद देखो एक कॉमन टॉपिक आता है जो मैं 15th नंबर टॉपिक लिख रहा हूं, दैट इज वेल हाइड्रोलिक्स। वेल हाइड्रोलिक्स
ये आपको कई जगह देखने को मिलेगा सब्जेक्ट। ये आपको इरिगेशन में भी देखने को मिलेगा, ये आपको सोयल में भी देखने को मिलेगा, ये आपका थोड़ा बहुत कुछ पार्ट आपको एनवायरमेंट में भी देखने को मिलेगा। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। जो हमने सोयल का जो सिलेबस पढ़ने वाले हैं उसकी डिटेल स्टडी है। इससे पहले एक इंट्रोडक्शन है, मतलब उसके अंदर हम ये बता सकते हैं कि आज तक टाइप ऑफ सोयल कितनी होती है, एलुवियल, इनके बारे में वो टॉपिक हमने यहाँ नहीं लिखा है। उस टॉपिक को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो हम यहाँ पर सोयल डिस्कस करने जा रहे हैं उससे आपका ऑब्जेक्टिव तो तैयार होगा ही होगा, एज वेल एज आप सब्जेक्टिव पेपर भी अपना तैयार कर सकते हो। कन्वेंशनल पेपर के लिए भी ये हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर अब हम इसके वेटेज की बात करेंगे, कौन सा टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट वेटेज रखता है और कौन सा टॉपिक लेस इंपोर्टेंट है, उसकी भी बात करेंगे। इससे पहले एक कंडीशन है इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले कि आपको अगर ये सब्जेक्ट जो जितना लेंथी लग रहा है और जितना ये टफ सब्जेक्ट आप मानते हो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो मानते हैं कि वो क्या मानते हैं कि ये सोइल इंजीनियरिंग बहुत टफ सब्जेक्ट है, बहुत लेंथी सब्जेक्ट है। हाँ, इट इज द मोस्ट लेंथीएस्ट सब्जेक्ट होता है सिविल इंजीनियरिंग का। बट अगर आप टॉपिक टू टॉपिक अगर मेरे को फॉलो करोगे, हर एक लेक्चर को, आप कोई भी लेक्चर मिस नहीं करते हो, तो एट द एंड आपका कोई भी न्यूमेरिकल पार्ट नहीं रहेगा, कोई भी थ्योरी पार्ट आपका बाकी नहीं रहेगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आई एश्योर दैट कि आपके मैक्सिमम डाउट क्लियर कर सके। तो इसके लिए आप देखो, यहां पर आपको कोई भी कंडीशन के आपको कोई भी लेक्चर नहीं छोड़ना है। तो देखना, अब हम इसके वेटेज की बात करते हैं, कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखो, अभी एसएससी जेईई का एग्जाम आने भी वाला है, तो देखो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सोयल प्रॉपर्टीज, परमिएबिलिटी ऑफ सोयल, और थोड़ा बहुत अगर कुछ पूछा जाता है तो इन फाउंडेशन में से कभी कभार एक दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बट सोयल प्रॉपर्टीज, परमिएबिलिटी ऑफ सोयल एंड सोयल क्लासिफिकेशन ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, एंड कंसोलिडेशन ऑफ सोयल, ये चार टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी जेईई एग्जाम के लिए। आपका एसएससी जेईई एग्जाम में इन चार टॉपिक को बहुत ध्यान देना है, बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। और वेरियस अगर मैं बाकी कन्वेंशनल पार्ट की बात करूं तो कन्वेंशनल पार्ट में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इफेक्टिव स्ट्रेस, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। फिर देखो क्या होता है, परमिएबिलिटी ऑफ सोइल में एक डार्सी लॉ है। डार्सी लॉ के बेस्ड पर आपके पूरे सोइल के अंदर अलग अलग जगह न्यूमेरिकल बनेंगे, अलग अलग जगह इसकी इंपॉर्टेंस होती है, तो वो परमिएबिलिटी ऑफ सोइल में कंसीडर हो जाता है। अब देखो ध्यान से कि बाकी अगर एग्जाम की बात करें, जैसे गेट एग्जाम की बात करते हैं, तो गेट में सोइल प्रॉपर्टीज ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद इफेक्टिव स्ट्रेस इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन से हर बार क्वेश्चन आ ही जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंसोलिडेशन में टाइम पूछ लेता है, टाइम फैक्टर की वैल्यू, टाइम फैक्टर। फिर अर्थ प्रेशर थ्योरी पे आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और फाउंडेशन वाला पार्ट आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी आप टॉपिक एक बार छोड़ भी सकते हो। फिर अगर बाकी एग्जाम की बात करेंगे ईएससी जैसे एग्जाम की, तो ईएससी में आप कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ईएससी जैसा एग्जाम है वो अनसर्टेन एग्जाम होता है, उसमें से कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। क्लियर है यहां तक? तो अब हम नेक्स्ट क्लास में हम सोइल की प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करेंगे। सोइल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, स्टार्टिंग बेसिक सोइल से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।